अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून में क़यादत की तब्दीली क्या पार्टी में नई जान डाल सकेगी? आज मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को कायम मकाम पार्टी का सदर नामजद कर दिया, जबकि मुतवक्का तौर पर 28 मई को इंतखाब के बाद मियां नवाज शरीफ अब पार्टी की सदारत संभाल लेंगे। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इलेक्शन कमिश्नर राना सरावला होंगे, जबकि मुस्तकिल पार्टी के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी की जाएगी। मुस्लिम लीग के नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि शहबाज शरीफ के पार्टी सदारत से इस्तीफे को भारी दिल से कबूल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी आज मौके पर बात की और कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को अमानत वापस लौटा रहा हूं। नवाज शरीफ के साथ जुल्म की वजह से पार्टी सदारत मुझे सौंपी गई। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जो है वो कुछ बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। पार्टी सदारत से भी मुझे हटाया गया, आपको मुझे पार्टी सदारत से हटाने का क्या इख्तियार था? उनका यह भी कहना था कि क्या वजह थी कि 93 में हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, हमें ना रोका जाता तो मुल्क टेक ऑफ कर चुका होता। एटमी ताकत बनाने का सिला यह मिला कि वजीर आजम को हाई जैकर बना दिया गया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई तारुल कादरी और जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। नैब को 6 माह में जाली मुकदमे का फैसला करने का कहा गया। एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगाया गया और मुजाहिर नकवी ने इतनी जायदाद उन्हें भी नैब में डालना चाहिए। दुख एक बात का बहुत है, हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हमने मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आज तक आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। इस एशिया में तो हम यकीनन नंबर 2 या नंबर 3 पर होते। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला होता है कि हटाएं। एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। मुझे थोड़ा सा गिला कौम से भी है, एक वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे। नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी की सियासत में क्या कोई तब्दीली आएगी? क्या नून लीग अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकेगी? और नवाज शरीफ बयानिया क्या बनाएंगे? और सबसे आम सवाल कि उनकी सरबराही में पार्टी अब हुकूमत में है तो क्या आवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब होगी या नहीं? इस पर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से इस पर बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है पार्टी की जो सियासत है या पार्टी जिस तरह से चल रही है उस पर क्या फर्क पड़ सकता है कि शहबाज शरीफ की जगह मियां नवाज शरीफ अगर सदर मुंतखब हो जाते हैं 28 तारीख को? जी, सबसे बड़ा फर्क ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान एक बड़े गंभीर तरीन मुआशरी बहरान में मुब्तला है, एक वफाकियत का भी बहरान उठ रहा है, दहशतगर्दी भी मौजूद है, तो इन तीनों से निपटने के लिए वो फुल टाइम अपनी तवज्जो जो है वो अपना जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम ने उनको दी है उसको पूरा करेंगे। और मुस्लिम लीग नून तो मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में वापसी जो है वो मुस्लिम लीग नून की अपनी जड़ों तक वापसी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो तमाम कारकुन मेरे जैसे पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, उनकी एक जज्बाती लगाव है नवाज शरीफ के साथ। वो पाकिस्तान में खासतौर पर हम कहते हैं कि एक तरक्की की जो सियासत है, जो मुल्क में डेवलपमेंट है, वो सब की सब नवाज शरीफ की दी हुई है, तो उससे बहुत लोगों का एक जज्बाती लगाव है उनके कारकुनों का। उन्होंने जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ऐलान किया, उससे एक जज्बाती लगाव है पाकिस्तान को ताकत देने का, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने का। तो ये जो सियासी एक पूरा ग्रुप है शहरियों का जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है और उनकी जो सोच है उसके ऊपर अमल दरामद करता है, उनके लिए ये एक बेहतर फैसला है कि पार्टी के साथ उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो वो पार्टी के साथ अपनी शनाख्त रखते हैं, उसमें मजबूती आएगी। अच्छा,
लेकिन खुर्रम साहब, ये समझा जाता है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत मुख्तलिफ है। कुछ आपके रहनुमा वो तो इस बारे में बात भी करते रहते हैं। तो मियां नवाज शरीफ के आने से जो है वो कोई पार्टी का जो बयानिया है उसमें कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि पार्टी को अभी एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, बल्कि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है वो तो अपने आप को आंखों का तारा भी जो है वो कह चुके हैं। तो पार्टी के बयानिए में कोई तब्दीली आएगी मियां नवाज शरीफ के सदारत संभालने से? जी, ये तो कबल अज वक्त है, लेकिन इसमें बतदरीज आप देखेंगे कि जो पार्टी का जो ओरिजिनल विजन था, मसलन पाकिस्तान की मईशत को लिबरलाइज करने का, आप उसकी बात सुनेंगे। आप पाकिस्तान की वफाकियत की बात सुनेंगे कि हमें किस तरह चारों सूबों को और गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद जम्मू कश्मीर को लेकर चलना है। आप ज्यादा मियां नवाज शरीफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों की बात सुनेंगे, जो उनकी बड़ी एक स्ट्रेंथ है और जिस पर वो हमेशा सोचते हैं। और वो जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम का जो हक़ हाकिमियत है उसकी तरफ भी वो गुफ्तगू करेंगे। और ये आगाज जरूर करेंगे कि हमें बहरहाल अगर सजा और जजा का निजाम नहीं करना, जो कि गालिबन शायद सूटेबल नहीं भी होगा इतनी देर गुजरने के बाद, लेकिन हमें एक रेकनिंग करनी है, अंग्रेजी का लफ्ज है, हिसाब और शुमार करना है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि एक कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, जिसमें फिर सबको इम्यूनिटी देकर ये दावत दी जाए कि वो आकर अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, ताकि हम तारीख से दुरुस्त सबक सीख कर आगे बढ़ सकें। एक जो हमने देखा है मियां नवाज शरीफ पार्टी के जो रैंक्स हैं उनमें ये राय तो पाई जाती है, ट्रैवल कर रहे हैं। सही सर, पार्टी के जो रैंक्स हैं उनमें ये राय तो पाई जाती है कि पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ का, जो कि सबसे बड़ी राइवल जमात है, उसका मुकाबला नहीं कर पा रही सियासी तौर पर। जी, और यही गालिबन सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज पार्टी के इब्लाग में तब्दीली है। इसलिए भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सदारत में वापसी है, जो उनसे 2017 में एक नाइंसाफी के फैसले से छीन ली गई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर थे 2017 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसको जबरदस्ती छीना गया, गलत तरीके से छीना गया। तो वो ये जो इब्लाग का बिल्कुल एक दुरुस्त आपने सवाल किया है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पार्टी की जो पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको रीवैम्प करना है, क्योंकि ये तो बात वाज़ेह है और मुस्लिम लीग नून को बने हुए 31 साल हो गए कि जमातें हुकूमत बनाती हैं, हुकूमत जमात नहीं बना सकती। तो लिहाजा जो जमात का पूरा एक सेटअप है वो मोहम्मद नवाज शरीफ की वो क्रेडिबिलिटी और एक वर्करों का जज्बाती लगाव है कि वो अगले इंतखाबात की अभी से तैयारी में पूरी तरह एक तो हिस्सा भी लेंगे, और पार्टी की जो सिमत है, पार्टी को जो मॉडर्नाइज और जदीदियत की तरफ लेकर जाना है उस तरफ भी लेकर जाना। ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ आपके वजारत उज़्मा के कैंडिडेट थे। इलेक्शन कैंपेन इसी नारे पर की गई कि मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनवाया जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका और शहबाज शरीफ को आगे आना पड़ा। अभी आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी और हुकूमत मिलकर, और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ का जो किरदार है, जो मुस्लिम लीग नून एक किरदार उनसे अदा करवाना चाहती थी वो नहीं करवा सकी, लेकिन अब वो पार्टी की सदारत पर आ रहे हैं, तो क्या कोई रिलीफ देने के लिए मियां नवाज शरीफ की इनपुट हो सकती है, या वो कोई उनका कोई किरदार होगा? देखिए, उनकी गाइडेंस तो वफाकी हुकूमत को भी और मरीम नवाज को सूबा पंजाब में मुस्तकिल हासिल है, और फोकस यही है कि वफाकी हुकूमत के जो मामलात हैं उनमें तो फिस्कल स्पेस बहुत कम है रिलीफ के लिए। इसलिए फोकस सारा पंजाब के ऊपर होगा कि पंजाब की हुकूमत जो है, पंजाब की गवर्नेंस को वहां भी लामहदूद वसाइल नहीं है मसलों को हल करने के लिए, तो किस तरह बेहतर तरीके से मैं तो कहूँगा ये एक लेबोरेटरी है पाकिस्तान की फ्यूचर गवर्नेंस की, जो इंशाल्लाह पंजाब मरीम नवाज साहब की क़यादत में मुल्क को दिखाएगी। अच्छा, और आपको लगता है, पुरुमीद है जो वर्कर है, कि मियां नवाज शरीफ के आने से पार्टी जो है वो फिर से दोबारा पंजाब के अंदर खास तौर पर अपना वो मकाम हासिल कर सकेगी? जी, ये चौथा इलेक्शन था कि
पंजाब के वोटरों ने मुस्लिम लीग नून को या अक्सरियत दी या सबसे बड़ी जमात बनाया। हम 2018 में भी सबसे बड़ी जमात थे, लेकिन उस वक्त हमारा हक हमसे छीन लिया गया। तो लिहाजा पंजाब में रूट्स मौजूद हैं और उनको मजीद स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जिस तरह अब मुल्क में महंगाई कम हो रही है, जो अशियाए फूर्दोनोश हैं, आटा, दाल, टमाटर, प्याज, उनकी कीमतें कम हो रही हैं, सरिये और सीमेंट की कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, स्टॉक मार्केट जो है वो रोजाना रिकॉर्ड कायम कर रही है। 15 बिलियन डॉलर के जो है हमारे रिजर्व्स हो गए। तो हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी चलती रहती है तो फिर एक साल के बाद हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गाइडेंस है उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करने के इंशाल्लाह काबिल हो। राइट, बहुत शुक्रिया। खुरम हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करता हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद जो हंगामा आराई हुई, वहां पाकिस्तानी तलबा भी इन हंगामों की जद में आ गए। मुश्तल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए, जिनमें मुतादिद तलबा के जख्मी होने और पाकिस्तानी तालिबात को हरासा करने की भी इतलात सामने आई। हमलावरों ने हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़े। मकामी मीडिया के मुताबिक बिश्केक में 13 मई को मिस्री और किर्गिज तालिब इल्मों के दरमियान होने वाली लड़ाई के बाद सूरत हाल खराब हो गई, जब मामले की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन वायरल वीडियोज में मुश्तल किर्गिज हजूम को बिश्केक में मुख्तलिफ हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी और दीगर जो ममालिक के तालिब इल्म थे उन पर तशद्दुद करते और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाते देखा गया। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने बताया कि किर्गिज तलबा ने मिस्री तालिब इल्मों को जो है वो पाकिस्तानी समझा और फिर पाकिस्तानी तालिब इल्मों को भी जो है वो मिस्री समझकर उनके इमलाक को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे और मारपीट की वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बराह रास्त भी नशर करते रहे। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में बिश्केक में दीगर ममालिक के तालिब इल्मों पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया गया कि किर्गिज हुकूमत जो है वो उसने इस बात की तस्दीक की कि हमलों में कोई पाकिस्तानी जांबाक नहीं हुआ। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा ने पैगामात में कहा कि हॉस्टल में वो महसूर हैं, उनके पास खाने पीने की अशिया खत्म हो गई हैं और उनके लिए खासी मुश्किलात हैं। जबकि जो बच्चों के वालिदैन यहाँ पर हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि उनके बच्चों को वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनको अगर मुमकिन हो सके वापस लाया जाए। इस वक्त मेरे साथ किर्गिज़स्तान में बिश्केक से 2 तालिब जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सारा मामला क्या था और वहाँ पर हमारे जो तालिब इल्म हैं वो किस हाल में है। तौकीर सरवर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ये तालिब इल्म हैं किर्गिज़स्तान में, और खदीजा सिद्दीक ये भी जो है वो वहाँ पर ही हैं, बिश्केक में मौजूद हैं और वहाँ पर हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। मैं सबसे पहले तौकीर आपसे जरा मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या मामला हुआ? आप लोग वहाँ पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अचानक ये हालात इस कदर ज्यादा खराब कैसे हो गए कि तालिब इल्मों ने और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर थे उन पर मकामी अफराद ने हमले शुरू कर दिए? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे इनवाइट किया इस मौजू पे डिस्कस करने के लिए। और मुझे पहले तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है मुझे 5 से 10 मिनट जो है वो दीजिएगा ताकि मैं आपको सारी जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन कर सकूं। सर जी, पहली बात तो ये है कि चले हम कोशिश करेंगे जितना टाइम आपको जो है वो ज्यादा दे सके हम आपको दें। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सर पहली बात यहाँ पे समझने की ये है कि ये जो सिचुएशन अभी यहाँ पे आई है ना, तो ये अभी की नहीं है, ठीक ये सिचुएशन है ये पहले की है, ठीक है, लेकिन पहले अच्छा ठीक है उनको मारते थे और वहाँ पे डिफरेंट जो है वो डिमांड्स करते थे। फॉर एग्जांपल इनके जो ज्यादातर डिमांड्स होती हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये एडिक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो पैसों का मुतालबा करते हैं ताकि इनको जो है वो पैसे मिल जाएं और फिर जो है वो वहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं हमें अमीर समझते हैं।
अब क्या होता है कि जब वो बेचारे वो पैसे नहीं देते तो वो क्या करते हैं, उनको टारगेट करते हैं और उनको जो है वो जान से मार देते हैं, ठीक है। और कुछ मतलब कि सॉन्ग के लिए, कुछ पैसों के लिए जो है वो उनको जान से मार देते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो है वो क्योंकि ये जो 1 से 2 डेथ होती हैं तो पाकिस्तानी जो हुकूमत है वहाँ पे जो है आवाज नहीं पहुंचती, तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो एक्शन नहीं लेती। अब ये जो मामला है, ये मामला सिर्फ जो है वो उसकी एक तरह से जो है वो उसको एग्जैसरबेट किया गया, मतलब कि उसको जो एक तरह से एग्जैजरेट किया गया, मतलब ये थोड़ा सा पीक पे जो है ये मामला गया है। अब ये पीक पे क्यों गया, इसका मतलब कि ये क्यों मतलब कि आप तक ये बात पहुंची है और आपने मुझे जनाब इनवाइट किया है ताकि मैं आपको ये सारी जो सिचुएशन है ये एक्सप्लेन कर सकूं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी ये हम लोग नहीं थे, ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी जो स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो यहाँ पे जो वो मिस्री लोग रहते थे, ठीक है, और यहाँ पे जो किर्गिज लोग थे, इनका आपस में जो है वो कोलैप्स हुआ था। इनकी आपस में जो फाइट हुई थी वो रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले, ठीक है। वो क्यों हुई थी, क्योंकि जो किर्गिज लोग थे, ठीक है, वो मतलब कि जहाँ पे मिस्री लोग रहते थे वहां पे जब वो जब घुस गए थे, ठीक है, मतलब कि गैर कानूनी तौर पर चले गए थे। लेकिन जो मिस्री लोग थे, ठीक है, उन्होंने बड़े रिस्पेक्टेड वे से, बल्कि बहुत ही एक वेल मैनर्ड वे से उनको जब वहां से निकालने की कोशिश की। लेकिन जो किर्गिज लोग थे वहां पे मुतालबा कर रहे थे कि जनाब हमें जो है वो कुछ उनके मुतालबात को पूरा किया जाए, फिर हम वहां से चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो किर्गिज लोगों ने जो मिस्री लोगों ने जो है वो उनके ऊपर जो एक तरह से अटैक कर दिया। अब तौकीर जरा साथ आप रहिएगा, हम आपकी जो ज़ाहिरी बात है आपकी हिफाजत कैसे यहाँ पर भी जो है वो बड़ी तशवीश है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए हम बड़े फिक्रमंद हैं। खदीजा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ बड़े डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। आप लोग किस हाल में हैं और इस सारी सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से हैंडल कर रही हैं? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर टीम ऑफ द एक्सप्रेस न्यूज एंड आई विल एक्सप्लेन दैट अबाउट वुमेन। अगर मैं औरतों की बात करूं कि किस तरह से जो हमें इन लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है, वो ये है कि वुमेन्स को हम रह रहे हैं आईयूके। मैं हूँ खदीजा सादिक फ्रॉम आईयूके हॉस्टल and I'm living in VIP hostel of the IUK University and यहाँ पे कल रात हमला हुआ है और हमले में वो 100-150 लोग थे और पूरे हॉस्टल पे उन्होंने अटैक किया है, गर्ल्स बॉयज बोथ। एंड उन्होंने लड़कियों को तो ज्यादा मतलब के तौर पे जो है वो तशद्दुद नहीं किया, ना मारा ना कुछ किया, लेकिन लड़कों भी बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो मारपीट की, उन्हें बहुत बुरे तरीके से, बहुत बेदर्दी से मारा है उन्होंने ना। तो लेकिन लड़कियों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। मे भी उनका ज्यादा प्रॉब्लम जो था वो मिस्री बॉयज वगैरह इजिप्टियन जो थे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी काफी हरासा किया गया है, मतलब हमारे रूम्स में एंटर हुए हैं, रूम में एंटर होकर हमें धमकियां दी हैं, बॉयज कहाँ रह रहे हैं ये वो। तो हम इतना डरे हुए हैं कि एटलीस्ट मैं अभी भी जो आपसे बात कर रही हूँ वो बहुत मतलब एक बहुत खौफनाक सिचुएशन में मैं बैठी हुई हूँ। शायद आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा। ये धमकियां आपको कैसे दी जा रही हैं? क्या सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं या लोग वहां पर हैं? आप क्योंकि हॉस्टल में आपसे जब पहले मेरी ब्रेक के दौरान बात हुई तो इस वक्त धमकियां जब आप कहती हैं और खतरा अभी भी है, तो इससे क्या मुराद है? धमकियों से मुराद ये है कि वो हमें ऑनलाइन जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस चला रहे हैं और हमें अपने जो है वो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं और लोकल पीपल में जो है वो जैसे अच्छा इस टाइम हमें इस जगह अटैक करना है और इस तरह जो हॉस्टल में अटैक कर रहे हैं। मतलब कि अभी वो हमें ये खबर मिली है, अभी हमारे जो मतलब के कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने बताया कि हॉस्टल पर अटैक करने वाले। मैं अभी आपको बहुत एक खौफनाक सिचुएशन बता रही हूँ। और अभी जो हमारे फ्लैट्स हैं जहाँ लड़कियां और लड़कों समेत जो फ्लैट है हमारे इधर पास प्यात और इधर डिफरेंट जगह है हमारे मदीना बाजार बिश्केक में, तो उधर वो हमला कर रहे हैं। इस वक्त वो हम मौजूद हैं। इवन हमें वॉइस मिली है लड़कियों की बहुत वॉइस मिली है कि वो हमें मैसेज करें कि प्लीज हेल्प आउट अस बिकॉज दे आर इन प्रेजेंट नाउ एट नियर बाय फ्लैट। उनके हमसाये में जो फ्लैट है वहां पे वो अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको भी हेल्प करें और हमें भी हेल्प करें। वो हमें बहुत सीक्रेटली मैसेज कर रही हैं। तो काइंडली इस पर कुछ फोकस किया जाए, हम बहुत मुश्किल में हैं। तो बहुत ज्यादा जो है वो माहौल खौफनाक बनाया है कि हमें बाकी हर काम कुछ नहीं सोच रहा, जस्ट हमें ये कि हमें फिलहाल सेफ्टी दी जाए, गर्ल्स और बॉयज दोनों, नॉट ओनली गर्ल्स।
ठीक है। अच्छा, आप दोनों, खदीजा और तौकीर, आप दोनों साथ ही रहिएगा। मैं कुछ और भी सवालात है, लेकिन तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहता हूँ जरा दफ्तर खारजा क्या कर रहा है जरा उनसे भी पूछ लें। मुमताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। मुमताज साहब, ये बताइएगा इस वक्त आप लोगों की क्या हिकमत अमली क्या है, अप्रोच क्या है, किस तरह से इस मामले को देखा जा रहा है और क्या हो रहा है फॉरेन ऑफिस के एंड से इस मामले को हैंडल करने के लिए? देखें, जो कल रात का इंसिडेंट है वो बहुत ही तशवीशनाक इंसिडेंट है और हमारे नेशनल्स को, हमारे स्टूडेंट्स को जो कल तकलीफ हुई है, जो उन पे तशद्दुद हुआ है और जो उनकी सिक्योरिटी को खतरा लाहक हुआ है, वो एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन है। और ये मैसेज हमने किर्गिज हुकाम को आज एक सुबह डिमार्श किया, उनके नाज़िम उल उमूर को बुलाया गया दफ्तर खारजा और उनको हमने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। साथ ही हमने उनसे कहा कि जो हम रिपोर्ट सुन रहे हैं उनको वेरीफाई किया जाए और हमें बताया जाए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी वर्कर्स और भी जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तीसरी चीज जो उनसे कही गई वो ये कहा गया कि आप फौरी तौर पर इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें और वो लोग जिन्होंने ये एक्शन लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा। और हमें ये यकीन दहानी कराई गई है हाईएस्ट लेवल से कि वो लोग जो कल जिन्होंने ये इंसिडेंट्स किए थे उनके खिलाफ पुलिस एक्शन हो रहा है। इस वक्त बिश्केक में पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया है। जो हॉस्टल्स हैं उनकी सिक्योरिटी को भी इंक्रीज कर दिया गया और पुलिस इज आउटसाइड। एक चीज हमें बड़ी क्लियर पता चली है, जो कल सोशल मीडिया पर बड़ी गलत और फेक न्यूज चल रही थी, किसी पाकिस्तानी की हलाकत नहीं हुई है। ये बिल्कुल गलत खबर है और ना ही किसी खातून का रेप हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत खबर है। तो बाकी उनकी सिक्योरिटी इज टॉप प्रायोरिटी जिस पर हम किर्गिज हुकाम के साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए आपका सफारत खाना सफीर भी जो है वो उनके बयानात भी हमने देखे। क्या स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, तो क्या वसाइल की कमी है वहां पर सफारत खाने को इन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचने में और इनको असिस्ट करने में? देखिए, हम बिल्कुल हमारा सफारत खाना एक उसमें ज्यादा लोग नहीं है। एम्बेसडर साहब है, उनके साथ एक डिप्लोमेट है, बाकी कुछ क्लरिकल स्टाफ है जो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन एम्बेसडर साहब और उनकी टीम कल रात से अभी तक एक लम्हे के लिए भी उन्होंने छुट्टी नहीं की है। वो दफ्तर में मौजूद हैं, वो लोगों की कॉल्स का जवाब दे रहे हैं और यकीनन जब इतनी सारी कॉल्स आ रही हों तो कुछ कॉल्स मिस हो जाती हैं। तो हमने लोगों से यही कहा है कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस करें और आप जब कॉल करें तो अपनी बात मुख्तसर रखें ताकि और लोगों को बातचीत करने का मौका मिले। इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन ऑफिस में नायब वजीर आजम की तरफ से की इंस्ट्रक्शंस पर एक सेल बना दिया गया है। अच्छा। जहाँ से सपोर्ट करते हुए मिशन को सपोर्ट करने के लिए टेलीफोन कॉल्स भी रिसीव हो रही हैं और भी जो फैसिलिटेट करने का, हमारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के इश्यूज हैं, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे अभी मेरी बात भी हो रही है, ये कह रहे हैं कि थ्रेट अभी भी है, ये लोग अभी भी डरे हुए हैं और दूसरा ये कि अब इनके ये क्या करें अगर इफ दे फील थ्रेटेंड देयर या यहाँ पर अगर इनको खतरा महसूस हो रहा है तो इनके लिए आगे का कोर्स क्या होना चाहिए, किस तरह से ये आप लोगों तक राब्ता करें? क्योंकि इनमें से अक्सर लोगों की शिकायत है कि शायद पुलिस के भी वहां पर कंट्रोल में नहीं है मामलात उधर बिश्केक में। देखें, एक तो इनका जो खतरा, इनको जो इस वक्त इनसिक्योरिटी का एहसास है और वो अपना खतरा महसूस करे, वो बिल्कुल उसकी समझ आती है क्योंकि कल इन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन देखी है, इस वजह से ये लोग परेशान हैं, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। उसके लिए यही हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको किसी किस्म का इशू है तो आप जरूर कन्वे करें। एम्बेसडर और उनकी टीम और फॉरेन ऑफिस उनको, तो वो नंबर्स हैं जहां पर जो है वो ये कॉल करें, नंबर्स हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा, हम
किर्गिज हुकाम के साथ बातचीत जारी है। आज हमारे एम्बेसडर की इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें यही बातें सारी की गई हैं और हमें इस बात की का इत्मीनान है कि अब इस वक्त सिचुएशन पहले कल रात की निस्बत काफी बेहतर है, लेकिन हम अपना जो हमारा कंसर्न है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, इनके साथ शेयर करना, ताकि सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मल हो जाए और हमारे जो स्टूडेंट्स को जो कल से एक खौफ की कैफियत है वो खत्म हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज ज़हरा बलोच साहबा। तौकीर, मुझे आप ये बताइए कि अब ये सूरत हाल बिश्केक के सिर्फ एक इलाके में है या फिर मुख्तलिफ इलाकों में ये सिचुएशन है, और अभी इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है? आपके जो कॉलीग्स है, जो दीगर स्टूडेंट्स वहां पर हैं, वो भी क्या बता रहे हैं? क्या कोई बेहतरी हुई है या अभी भी हालात उसी तरह के हैं जिस तरह गुज़िश्ता रात थे? सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो हालात है वो बेहतर नहीं हुए अभी तक। ठीक है, थ्रेट जो है वो अभी जो है वो बढ़ रहा है और हमें जो है वो मतलब कि डिफरेंट जो न्यूज़ जो है वो एक तरह से रिसीव हुई है और उसमें यही क्या कहा जा रहा है, हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपने पहले से ज्यादा मुहतात हो जाना है, क्योंकि जो लास्ट नाइट थी वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ था, अब जो इंसिडेंट आज होगा वो उससे ज्यादा होगा। ठीक है सर, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मतलब कि मोहतरमा साहिबा से जो है मैं मतलब जो है वो इतना से उनकी बात को जो है वो नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो कह रही हैं कि जनाब यहाँ पे जो है वो कोई डेथ नहीं हुई और कोई भी जो बच्चा है वो इंजर्ड नहीं हुआ। सर हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, सर हमारे पास जो है वो उनकी पिक्चर मौजूद है। यहाँ पे स्टूडेंट की डेथ भी हुई है, उनको मारा पीटा भी गया है, उनके घरों में, उनके हॉस्टल्स में, उनके फ्लैट्स में, उनके अपार्टमेंट्स में जो है वो घुस के उनको मारा गया है। ठीक है सर, लेकिन मैं आपको ये बात जो है वो पूरे मतलब के एतमाद के साथ कह रहा हूँ, पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि अब हमारे जो है वो 2 से 3 स्टूडेंट की डेथ हुई है। आई थिंक दैट्स उसकी वेरिफिकेशन की अभी भी तौकीर, उसकी वेरिफिकेशन की अभी भी जरूरत है। ज़ाहिर बात है यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, पैनिक में हैं, जो वालिदैन वो जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती, ज़ाहिर बात है उनकी परेशानी भी अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे अभी ये बताइए कि आप लोगों का, अब ज़ाहिर बात है हमारे साथ तो राब्ता है, लेकिन आपका जो आपके जो साथ दीगर स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अपने घर वालों के साथ राब्ते में हैं? फ़ोन कॉल्स वगैरह उनकी मिल रही हैं? वो अपनी खैरियत के बारे में बता सकते हैं? सर बिल्कुल, वो अपने घर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से उनकी बात जो है वो हो रही है, लेकिन हम जो है वो घर इसलिए बात नहीं कर रहे ज्यादातर क्योंकि वो हमसे पूछते हैं इस सिचुएशन के बारे में और हम उनको जो है वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो सिचुएशन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते कि हम घर वालों को भी जो है इसमें इन्वॉल्व करें और वो परेशान हो जाएं। ठीक है सर, और यहाँ पे जो अभी जो इसका बेहतरीन हल है ना, अब हम आते हैं इसके हल के ऊपर। इसका सोल्यूशन क्या है सर? इनका सोल्यूशन जो है बेहतरीन ये है कि जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनको वापस बुला लिया जाए। ठीक है, अब वापस बुलाने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वापस जाना चाहते हैं जी सर, इसका सबसे मैं जरा एक मिनट आता हूं, मैं जरा खदीजा से भी पूछ लूं। अब राइट, ठीक है, मैं एक मिनट जरा मुझे दें। खदीजा, आप बताइए, आप लोगों के साथ जो लोग हैं जहां पर आप अभी हॉस्टल में हैं, आपका अपनी दोस्तों का जो है वो राब्ता है घर वालों के साथ, उनसे बात हो रही है? जी सर, राब्ता तो है, लेकिन जैसे कि अभी मिस ने बताया कि जो है ये हमारे लिए कुछ मामला का तर्ज बना रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमारे लिए एक मदद नहीं पहुंची। इवन कि हमारा एटलीस्ट ये हमारी एक डिमांड थी कि हमारी आर्मी हमारे पास आ जाए, एटलीस्ट हमें इस बात का सुकून हो कि हमारी फौज है, हमारे डिफेंड के लिए पहुंची है। हमारे डिफेंड में एक भी अभी इकदाम नहीं हुए हैं और ना आर्मी पहुंची है, ना इन्होंने हमें वापस बुलाया है। कोई एक भी इन्होंने जो हमारे डिफेंस में जो हमें हेल्प आउट करना होता है वो पाकिस्तान की तरफ से हमें एक भी कदम नहीं इन्होंने उठाया कि हमारे लिए कोई हेल्प कर सके। और हम इतने थ्रेट में हैं, शायद मैं आपको पहले भी बताया, मैं इस वक्त भी आपसे बहुत एक साइड और खुफिया जगह में बात कर रही हूँ कि जहाँ बिल्कुल मतलब आउटसाइड जो है वो मेरा जो है वो कनेक्ट वगैरह ना हो, और हमें बिल्कुल एक सीक्रेटली बात कर रही हूँ। आप लोग खाने पीने का बंदोबस्त किस तरह से कर रहे हैं? आपने कहा कि आप अभी मैसूर हैं, एक ही जगह पर हैं, तो खाने पीने का इंतजाम वहां पर कैसे कर रहे हैं? खाने पीने का इंतजाम हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल वाले हमें प्रोवाइड कर रहे हैं खाने पीने का, और जो फ्लैट्स वगैरह में हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी अभी उन्होंने कहा है कि चलें उनके लिए कोई मतलब सोर्स बनाते हैं कि उनको उनके फ्लैट्स पर खाना पहुंचाया जाए। खाने पीने का अब मामला ठीक है, लेकिन बाकी अभी हम बिल्कुल थ्रेट में हैं, अभी कोई कारसाज सिचुएशन नहीं है।
ठीक है खदीजा और तौकीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम लोग लिए बहुत फिक्रमंद हैं, परेशान हैं यहाँ पर आपकी हिफाजत के लिए, आपकी आफियत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से वहाँ पर रहें। दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिश्केक से जो है वो तालिब इल्म मौजूद है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गंदम दरामद स्कैंडल के मामले पर कायम कमेटी अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, ताहम 18 रोज गुजरने के बावजूद ये रिपोर्ट नहीं आई, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एमडी और डीजी और जीएम पास्को को हटाने के बाद नया एमडी भी तैनात नहीं हो सका। किसान परेशान है, ज़ाहिर बात है, उनकी गंदम जो है वो या तो सस्ते दामों बिक रही है या बिक ही नहीं रही। अब ये इंक्वायरी कमेटी का क्या बना और हुकूमत इस मामले को किस तरह से हैंडल करी? शहबाज राना मेरे साथ मौजूद है, जरा इस हवाले से बात करते हैं। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। शहबाज साहब, मुझे बताइएगा, ये तहकीकाती कमेटी जो बनी थी ये क्या कर रही है? ये रिपोर्ट का हमने सुना था कि कोई रिपोर्ट आएगी, क्या बना उसका? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। ये जो सेकेंड इंक्वायरी रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट तो एक और गालबन इसके ऊपर हुई थी लिमिटेड सी, ये कामरान अली अफजल साहब है जो सेक्रेटरी कैबिनेट है, उनके ज़िम्मा लगी हुई है। उनसे गालबन कुछ दिन पहले जर्नलिस्ट की बात भी हुई थी इनफॉर्मली पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जो कमेटी है उसके जो TORs थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसका जो मैंडेट था उसमें कुछ रिवीजन हुई है जिसकी वजह से रिपोर्ट में जो है वो ताख़ीर हो रही है। ओरिजिनली आपको याद होगा इनका जो मैंडेट था वो फोकस इनका यही था कि जो ये मौजूदा हुकूमत है PMLN की, इनके दौर में गंदम क्यों इंपोर्ट हुई। एक तो ये ब्लेम कर रहे थे कि केयर टेकर्स ने जो है वो फैसला किया और उन्हीं के जो फैसले थे उनके नतीजे में तकरीबन 35 लाख मैट्रिक टन जो गंदम थी वो पाकिस्तान आई। उसके बाद फिर आपको पता है कि काउंटर एक अटैक आया था इस हुकूमत के ऊपर कि आपके दौर में भी तो गंदम इंपोर्ट हुई थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उसने ये फैसला करना था कि कौन जो लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया था, और अगर इस हुकूमत के टाइम पे गंदम जो इंपोर्ट हुई है वो क्यों हुई है। इसमें प्रॉबेबली अभी इनकी जो कुछ इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि जो फैसला था इसमें गंदम की इंपोर्ट का ओरिजिनली तो कर लिया निगरान हुकूमत ने, फिर उनको जो 23 फरवरी 2024 को उनका जो इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने इंपोर्ट के पीरियड में 1 माह की तौसीह दे दी थी, तो जो इनके आए जहाज आए पाकिस्तान में गंदम के इंपोर्ट के, वो काफ़ी जो ज़्यादा जो जहाज आए थे, वो जो मार्च का आखिरी एक हफ्ता था उसमें बहुत ज़्यादा जो शिपमेंट हुई थी, और वो जो जहाज़ थे वो अनलोड नहीं हुए, बल्कि इस वक्त भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हो सकता है कोई एक आध जो जहाज़ उस वक्त आया हो उससे अनलोडिंग हो रही हो। अगर आप लेटेस्ट अगर आप डाटा आप देखें ना, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अभी 2 दिन पहले जो जारी किया है उसमें भी अगर आप नंबर देखें तो 84,000 मैट्रिक टन जो गंदम है वो अप्रैल के महीने में भी इंपोर्ट हुई है। तो मेरी जब कुछ ज़राए से बात हुई जो कि इन्वॉल्व्ड हैं इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स में, उनका ये कहना था कि ये वाला जो जहाज़ अनलोड हो रहा है ये 31 मार्च को पाकिस्तान आया था। अब ये देखने वाली चीज़ है कि ये आखिरी एक हफ्ते में इतने नंबर ऑफ शिप्स ये कैसे अभी तक अनलोड हो रहे हैं, क्योंकि जो अक्टूबर 2023 का फैसला था उस वक्त की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, उन्होंने जो ये हमारी मैरीटाइम्स अफेयर की मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये तमाम पोर्ट्स आती हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जो बर्थ है इनको जो वहाँ पे जहाँ पे आके जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं इनको प्रायोरिटी दी जाए जो गंदम के जहाज़ हैं। और सेकेंडली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस ये दी गई थी कि वो इनको प्रायोरिटी पे डॉलर्स फराहम करे। तो अगर ये प्रायोरिटी के ऊपर इनको स्पेस मिल रही थी अनलोडिंग के लिए, तो जो आखिरी हफ्ते में अभी भी आ रही है, लेकिन राइट, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, किसान अभी भी परेशान है, सड़कों पर है, कुछ एहतजाज भी हम देख रहे हैं, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है विफाक की और खासतौर पर हुकूमत पंजाब की? क्योंकि बाइंग करनी है, लोगों की जो कटाई है गंदम की वो अभी भी चल रही है, थ्रेशर जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन फिर वो क्या करेंगे? उनका ये जो गंदम अब इतनी पड़ी हुई है। रहमान साहब, बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की जो इस अप्रोच है गंदम और किसानों के हवाले से वो डंग टपाव की अप्रोच है उनकी। गंदम होती है पंजाब में पैदा 75% पूरे मुल्क की,
और जो मेजर बायर है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिफ्यूज कर चुकी है कि वो इस दफा ज्यादा गंदम नहीं खरीदेगी, क्योंकि उनके पास पुराने स्टॉक्स पड़े हुए हैं। पुराने स्टॉक्स इसलिए पड़े हुए हैं कि जो फ्लोर मिलें थी उन्होंने गंदम उठाई नहीं। दूसरा वहाँ पे मसला है कि आपकी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा, मुझे गंदम खरीद नहीं सकते। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन आते हैं और आके कहते हैं कि जो पास्को ने, जो वफाकी हुकूमत का अदारा है, उसने जो गंदम खरीदनी है 14 लाख मेट्रिक टन, जिसकी ECC ने मंजूरी थी, उसको उन्होंने कर दिया 18 लाख मेट्रिक टन। अब पास्को खुद तो, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो तो गंदम पैदा नहीं करती ना, गंदम सारी पंजाब में पैदा हो रही है। 80 से 90% जो छोटा किसान है उसकी गंदम जो है वो पहले ही जा चुकी है आड़तियों के पास, या जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनसे खरीद चुका है। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक कटाई नहीं हुई, वहाँ पे तो जो गंदम है वो वही है जो पीछे रह गई, बाकी तो सारी खपत हो चुकी है। जो फार्मर का जो नुकसान होना था वो हो चुका है, उसकी कोई तलाफी नहीं हुई। कोई ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी नहीं लाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में स्टोरेज एक बहुत बड़ा मसला है, और उससे बड़ा मसला ये है कि वो जो फार्मर होता है उसने डीजल के लिए, उसने बच्चों की शादी के लिए, उसने बच्चों की तालीम के लिए, हर चीज के लिए उसने उधार जो है वो आड़ती से लिया होता है। तो जैसे गंदम की कटाई होती है उनकी फसल तो आड़ती के पास चली जाती है, तो वो तो फारिग होके देंगे, उनका तो जो नुकसान होना था हो गया। अब पीछे वो रह गए जिनके भी कटाई नहीं हुई, वहां पर मौसम का फैक्टर हो सकता है या वहां पे कोई और फैक्टर हो सकता है। अगर कटाई भी हुई है तो उन्होंने उसको, ठीक है, तो किसानों का जो नुकसान होना आप कह रहे हैं वो हो चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया, शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जाते जाते कुछ बात हो जाए मौसम की। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में हर साल गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सर फहरिस्त है जो इससे गैर मामूली तौर पर मुतासर हो रहे हैं। गर्मियों में पाकिस्तान में हर साल हीट वेव्स आ रहे हैं, और इस साल भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे मुख्तलिफ इलाके। गुज़िश्ता दिनों महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें मुल्क के बेशतर हिस्सों, बिलखुसूस पंजाब और सिंध में 21 मई से गर्मी में गैर मामूली इजाफा होगा और 23 से 27 मई तक शदीद हीट वेव रहेगी। सिंध और पंजाब में जो है वो दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रह सकता है। और इसके अलावा इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में भी दर्जा हरारत जो है वो 4 से 6 डिग्री का फर्क पड़ सकता है। और NDMA ने भी जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि अगले 25 दिनों में 3 हीट वेव्स आने हैं। महकमा मौसमियात ने जरूरी इकदाम करने की सिफारिश की है, लेकिन सबसे आम बात यह है कि आप खुद जाती तौर पर जो है वो भी एहतियात करें ताकि सनस्ट्रोक और इस तरह के जो मामलात होते हैं उनसे बचा जा सके। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, सर को जो है वो ढांप के रखें, क्योंकि